सो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स हम लोग यहाँ पे एक प्रोजेक्ट का कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं जो कि इम्प्लीमेंट करेंगे हम रिएक्ट के अंदर, रिएक्ट जेएस के अंदर, और कोर फंडामेंटल्स ऑब्वियसली उसमें होंगे जावास्क्रिप्ट के। सो कोर्स जो हम जावास्क्रिप्ट का कर रहे हैं उससे ये कैसे डिफरेंट होगा और किस तरीके से फिर इसको कोर्स के अंदर काउंट करेंगे, समझा देता हूँ पहले ब्रीफली। दो कोर्स है अपना जावास्क्रिप्ट का, वो अगेन दो पार्ट में था, थेरेटिकल था और प्रोजेक्ट वाइज था, ठीक है। बट दोनों के अंदर ना बेसिक्स टू एडवांस टॉपिक्स थे, इनफैक्ट है ना। इस कोर्स का क्या बेसिक मतलब है, इस कोर्स का इन दोनों से डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं है। ये कोर्स रैंडम टॉपिक्स का कलेक्शन होगा, और वो रैंडम टॉपिक्स वही होंगे जो एक फुल फ्लेज्ड, ठीक है, फुल फ्लेज्ड प्रोजेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट होगा। फिर वो टॉपिक कोई भी हो, मीडियम लेवल के हो, एडवांस लेवल के हो, बेसिक्स लेवल के हो, ताकि हम उन्हीं टॉपिक्स पे ध्यान दें जिससे हमारा प्रोजेक्ट बने, क्योंकि हमारा फोकस ही सिर्फ क्या है, प्रोजेक्ट करना है इस वक्त इस कोर्स के थ्रू, विद करेंटली जो हम करने वाले हैं। ओके, इसको इम्प्लीमेंट कहाँ कर रहे होंगे, इसको इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे हम रिएक्ट जेएस के अंदर। रिएक्ट जेएस को कहाँ पे, मतलब उसका इन्वायरमेंट कहाँ पे सेट करेंगे, तो हम सीधा सीधा कोड सैंडबॉक्स का यूज़ करेंगे और उसमें हम अपना ये कोड कर रहे होंगे। तो टाइम वेस्ट किए बगैर सीधे सीधे स्टार्ट करते हैं इस कोर्स को करना। तो अगर मैं स्क्रीन ये वाला डिलीट कर दूं, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, फाइन। सो सबसे पहले ना एक इंपॉर्टेंट चीज होती है जावास्क्रिप्ट के अंदर, उसको हम कहते हैं इवेंट प्रॉपर्टी। क्योंकि हम जब यूजर से कुछ इनपुट ले रहे होंगे तो उस वक्त ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इवेंट प्रॉपर्टी। देखो प्रॉपर्टी क्या है, समझा देता हूँ थोड़ा सा। जैसे मान लो कि HTML की बात कर लेते हैं। HTML के अंदर फॉर एग्जांपल पैराग्राफ था, ठीक है, ये P हो गया, ये इसका टैग हो गया, ठीक है, ये ओपनिंग टैग, ठीक है, और यहाँ पे क्लोजिंग टैग। मैंने ओपनिंग को भी बंद नहीं किया जानबूझ के, समझाता हूँ रीजन। इसके अंदर जो भी लिखते हैं वो होता है कंटेंट। फॉर एग्जांपल लिख दिया आई एम अ डेवलपर, तो ये हो गया कंटेंट। अब चाहो तो आप इसको यहीं पे बंद कर लो, कोई इशू नहीं है। आप चाहो तो इसको थोड़ा छोड़ के बंद करो और इसके अंदर कुछ भी लिख दो। फॉर एग्जाम्पल लिख दो आई डी इज इक्वल टू ए, ठीक है, ये की थी, इसकी वैल्यू थी स्ट्रिंग में, इसलिए यहाँ पे कोट लगा। तो हुआ क्या, ओवरऑल अगर चीज़ों को आप समझोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो है, ये अपने आप में सिर्फ टैग था, ये अपने आप में एक टैग था, ये ओपनिंग टैग था, ये क्लोजिंग टैग था, ये सिर्फ ये वाला पार्ट जो था कंटेंट था, या कुछ भी आप लिख सकते हो, कमेंट लिख सकते हो, कुछ भी जो मर्जी है, ये एज इट इज स्क्रीन पे दिखती है, ठीक है। और ये वाला जो था ना एक्स्ट्रा कुछ, ठीक है, इसे हम कहते हैं एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स जैसे नॉर्मल मतलब होता है एट्रीब्यूट का कि और क्या विशेषताएं हैं अपार्ट फ्रॉम दिस, और क्या विशेषताएं। और इन पूरे को, इस पूरे को इकट्ठा अगर मुझे बोलना हो तो मैं क्या बोलूंगा, इस पूरे को इकट्ठा एलिमेंट बोलूंगा। ओके, तो ये तो बात हो गई कि HTML में एट्रीब्यूट का बेसिक मतलब समझाने के लिए मैंने आपको समझाया था। उसी तरह जावास्क्रिप्ट के अंदर भी ना इवेंट्स होते हैं, ठीक है। अब सिंस जावास्क्रिप्ट क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका इस्तेमाल हम वेब डेवलपमेंट के लिए कर रहे होते हैं। तो होता क्या है कि वेब डेवलपमेंट में सारा खेल होता है आपके वेब पेज का। वेब पेज के बिहेवियर को जैसे जैसे आप समझते हो उसी तरीके से जावास्क्रिप्ट में कोड लिखा जाता है, या फिर वेब पेज जैसे बिहेव करता है उसी अकॉर्डिंगली हम जावास्क्रिप्ट में कोड लिखते हैं। तो वेब पेज बिहेव मोस्टली करता है इवेंट्स की वजह से, उस पर जो घटनाएं हो रही है, ठीक है, जावास्क्रिप्ट को वो कैप्चर करना होता है लॉजिकली। इस बात को मैं थोड़ा और डेप्थ में समझाता हूँ कि ओके। सो मैंने बोला यहाँ पे कि वेब पे जो इवेंट्स हो रहे हैं जावास्क्रिप्ट ना मोस्टली उसके अराउंड होता है। जैसे मान लो कि आपका वेब पेज है, ठीक है, वेब पेज पे इवेंट्स होते हैं, ठीक है। इवेंट्स कैसे कैसे होते हैं, क्लिक इवेंट होते हैं, आप कुछ क्लिक करते हो, ठीक है, कुछ स्क्रॉल करते हो, ठीक है,
कुछ इनपुट करते हो, ये भी तो अपने आप में इवेंट है, ठीक है। उसके बाद मूव करते हो, ड्रैग करते हो, सारे सबके इवेंट्स सब इवेंट में काम आते हैं, ठीक है। आप इमेजिन करो मोस्टली जो भी चीज़ है ना, आपको जो लग रहा हो कि आपने वेब पेज पे किया है, कहीं ना कहीं प्री डिफाइंड वो जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑलरेडी वो फैसिलिटी दे रखी है। कहने का क्या मतलब है कि अगर आपको लग रहा है कि यार मैं ना ये एक सेक्शन है, ठीक है, यहाँ पे कोई इनपुट बॉक्स नहीं बनाया, वेब पेज का एक सेक्शन है, मान लो कि ये वेब पेज है, इसका एक हिस्सा है, इतना एक पोर्शन है फॉर एग्जाम्पल, आप इतने हिस्से में कुछ करना चाहते हो, ठीक है, वो चीज़ दिखा रहा हूँ। इस पर आप इनपुट भी कर सकते हो, कुछ टाइप कर सकते हो, ठीक है। तो इसके भी अपने एक इवेंट बने होंगे। वेब पेज का वो हिस्सा होगा, उसको अगेन बॉक्स में मैं बना देता हूँ, ठीक है, उसको ड्रैग कर सकते हो, मान लो यहाँ स्क्रॉल बार है फॉर एग्जाम्पल, इतने हिस्से में आप इसको ड्रैग कर सकते हो, अप डाउन कर सकते हो, ठीक है, ये भी अपने आप में इवेंट है। कुछ टाइप किया, इवेंट निकल गया, कुछ ड्रैग किया, मान लो यहाँ पे लिख दिया ड्रैग, ये भी अपने आप में इवेंट है, ठीक है। उसके बाद स्क्रॉल कह लो, ठीक है, इसको आप स्क्रॉल भी कह सकते हो। उसके बाद ड्रैग का मतलब ये प्रॉपरली स्क्रॉल हो गया, ठीक है। ड्रैग का मतलब क्या होता है, एक पॉइंट से उठा के दूसरे पॉइंट तक ले जाना, ठीक है, वो भी अपने आप में इवेंट हो गया, ठीक। क्लिक कर रहे हो, ठीक है, आप ये वाला सेक्शन है, आप इस पर क्लिक कर रहे हो, ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं गया, मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, ये भी अपने आप में इवेंट हुआ। क्लिक किया, उसके बेसिस पे कुछ खुल के आया, दैट इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। मैं जब सिर्फ क्लिक ही कर पा रहा हूँ, वो भी अपने आप में अपना इवेंट होता है। तो मैंने मान लो कि ये पेज का हिस्सा है, यहाँ पे मैं गया, मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है, तो क्लिक भी अपने आप में इवेंट था। ऐसे बहुत तरीके के इवेंट होते हैं। तो स्टार्टिंग चीज जो होती है वो वेब पेज पे कहाँ से होती है, इवेंट से होती है, अनटिल अनलेस स्टैटिक वेबसाइट ना हो। स्टैटिक वेबसाइट पे भी आप कुछ ना कुछ इवेंट हैंडलर्स का इस्तेमाल तो कर ही लेते हो, ऐसा थोड़ी है कि पेज खुल गया आप उसमें बिल्कुल शेयर नहीं करते, स्क्रॉल तो करते ही हो एटलीस्ट, ठीक है। अब मान लो कि एक कोई वेबसाइट खोल लेते हैं, जैसे कि react.dev, ये वाली वेबसाइट है, ठीक है। इस वेबसाइट को खोला, कुछ किया नहीं, बस इसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, ये भी अपने आप में इवेंट है, ठीक है। तो मान लो कुछ सेलेक्ट किया, तो वो भी अपने आप में क्या था, इवेंट था। तो बहुत सारी चीज़ें जावास्क्रिप्ट में जो होती है वो इवेंट के अंदर आती है। अब उन इवेंट्स को आपको हैंडल करना होता है, राइट। आपको क्या करना होता है एज ए डेवलपर, आपको उस इवेंट को हैंडल करना होता है, ठीक है। और सिंस जावास्क्रिप्ट में जितनी भी चीज़ें होती है मोस्टली फंक्शंस के थ्रू मैनेज की जाती है, ठीक है। हर किसी के या तो प्री डिफाइंड फंक्शन होंगे या उसका फंक्शन हम खुद बनाएंगे, ठीक। तो हमको ना यहाँ पे इवेंट को फंक्शन के थ्रू इस्तेमाल में लेना होता है। इवेंट तो एक प्रॉपर्टी हो गई। अब एग्जैक्टली इवेंट क्या है, अगर मैं थेरेटिकल पार्ट को छोड़ के या फिर विजुअलाइजेशन के बियॉन्ड जाऊँ और बोलूँ कि व्हाट इज इवेंट, तो इवेंट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। वेब पेज पे तो ये हो रहा है, ठीक है, आप कह सकते हो कि ये तो वेब पेज की प्रॉपर्टी नहीं, वेब पेज पे हो रहा है, उसको आप इवेंट बोलो, उसको आप कुछ भी बोलो, वेब पेज को फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन ये इवेंट जो है वो जावास्क्रिप्ट की अपनी एक प्रॉपर्टी है कि अच्छा कुछ भी घटना हुई थी वेब पेज पे, उसका नाम उसने इवेंट्स दे दिया, ठीक है। फिर इवेंट के अलग अलग प्रकार के वैल्यूज होते हैं इसके अंदर। तो इवेंट एक प्रॉपर्टी है, राइट, ओके। और अगर जावास्क्रिप्ट की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट में ना या तो एरे होता है या ऑब्जेक्ट होता है, अगर मैं उसके डेटा टाइप्स की बात करूँ तो, ठीक है। तो ये क्या है, ये अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट इस के अंदर आप इसको और डिटेल में कह सकते हो कि इवेंट जो है एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। फॉर जावास्क्रिप्ट इट इज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, ओके। तो ये तो हो गया थ्योरेटिकल पार्ट। अब इसको थोड़ा समझते हैं अच्छे से। अब यहाँ पे मैं डायरेक्टली आता हूँ क्योंकि हमारा फोकस है प्रोजेक्ट करने। बेसिक्स जो है ये सारा एक एक पॉइंट इवेंट और उसके सारी चीजें हम जब कोर्स है उसमें तो हम कर ही रहेंगे डिस्कस, बट हमारा मकसद ये नहीं है। अब सीधा सीधा अगर मैं आपसे आऊँ, वेट, ठीक है, एक हम क्या करने वाले हैं रिएक्ट के अंदर, क्योंकि इसका इम्प्लीमेंटेशन रिएक्ट में करेंगे, तो हम ना एक फॉर्म बनाएंगे, बेसिक फॉर्म बनाएंगे, ठीक है। उसमें क्या करने वाले हैं हम, इनपुट लेंगे यूजर से, ठीक है, इनपुट लेंगे यूजर से, और फिर उस यूजर के द्वारा डाले गए इनपुट को आगे सबमिट भी करेंगे, ठीक है। ऐसा एक फॉर्म बनाएंगे। सबमिट होने के लिए हमको चाहिए डेटाबेस, क्योंकि कहीं जाएगा, कहाँ स्टोर होगा, उसके लिए हमको चाहिए डेटाबेस। डेटाबेस से हमारा फ्रंट एंड कनेक्ट किसके द्वारा होता है, एपीआई के द्वारा होता है, ठीक है। तो हमको बेसिकली क्या चाहिए, एक एपीआई चाहिए जो हमारे इस पेलोड को, यानी हमारे इस सारी वैल्यूज को उठा के वहां तक पहुंचा दे, ठीक है। अब ये एपीआई किस डेटाबेस से कनेक्टेड होगा वो हमारी अभी जिम्मेदारी नहीं है। इनफैक्ट हम एपीआई भी फेक इस्तेमाल करेंगे, हम देखेंगे कि कैसे बिहेव करता है, ओके।
तो रिएक्ट में मैंने ब्रीफली समझा रखा है कि वेरिएबल्स को स्टेट कहते हैं। तो एक बार यहाँ पे मैं स्टेट को रिवाइज करा देता हूँ, भूल गए होगे, ठीक है। ओके, सो स्टेट को मैं रिवाइज करा देता हूँ। सो स्टेट इन रिएक्ट, देखो सिंस मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इसमें सारे टॉपिक्स रैंडम होंगे प्रोजेक्ट में, ठीक है। जो हमारा मेन टारगेट होगा डेली का, जैसे आज फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें इस्तेमाल होने वाले टॉपिक होंगे, सिर्फ हमारा फोकस उसी पे होगा। ये नहीं कि उसके पीछे उसके आगे क्या गया है, कैसे उसकी कनेक्टिविटी हुई है, नहीं, हम प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग उसको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। एंड मोर और लेस प्रोजेक्ट करके ज़्यादा समझ आ जाता है। सो स्टेट की बात करते हैं। स्टेट इज अ वेरिएबल, ये बहुत लेमन सी डेफिनेशन मैंने लिखी है। जैसे कि जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल होता है, वैसे रिएक्ट में आपका क्या होता है, स्टेट होता है, ठीक है। वेरिएबल क्या करता है, डेटा स्टोर करता है, तो स्टेट भी आपका डेटा स्टोर करेगा। फर्क क्या है फिर, जब वेरिएबल एग्जिस्ट करता था तो स्टेट लाने की आवश्यकता क्या थी। वेरिएबल क्या करता है, अगर मान लो कि वेरिएबल में कुछ डाल दिया, फॉर एग्जांपल मैंने क्रिएट किया यहाँ पे var, या फिर यहाँ पे रीजनेबल सा कुछ लिख लेते हैं, var नेम, ठीक है। नेम नाम का वेरिएबल, और यहाँ पे नेम में स्टोर करा रहा हूँ, ठीक है, अंकित, स्ट्रिंग है, ठीक है। यहाँ पे अंकित लिख दिया। कल को यार मुझे यहाँ पे लिखना हो where पोस्ट, ठीक है, कि क्या पोस्ट है, तो यहाँ मैं अगेन स्ट्रिंग है तो यहाँ पे लिख सकता हूँ डेवलपर, ये भी स्ट्रिंग है, तो जो इसकी वैल्यू है उसको हम इसमें स्ट्रिंग में लिख रहे हैं। कल को मुझे लिखना हो कि where एज, अब ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एक नंबर है, तो मैं कैसे लिखूंगा इसको, ऐसे लिखूंगा विदाउट कोड। एनीवेज, ये तो वेरिएबल लिखने का तरीका है जो मैंने आपको समझा दिया ना। व्हाट हैपन इफ आई वांट टू अपडेट दिस वैल्यू, एज को मुझे अपडेट करना है, तो कल को मैं 26 साल का हो जाता हूँ तो कैसे अपडेट होगा। तो एक तरीका तो क्या है कि नहीं, वापस से इस एज को मैं एक वैल्यू से इनिशियलाइज करूँ, इसी वेरिएबल को। तो मैं क्या कर सकता हूँ, वैर एज, कल को आगे को मैं यहाँ पे डायरेक्टली इसी से लिख देता हूँ, 26 कर दिया। तो अब क्या होगा, 25 गायब हो गया, 26 आ गया, ठीक है, अपडेट हो गया, कोई इशू नहीं है। पर 25 चला गया ना, मुझे पुराना वाला ट्रैक करना है, तो मैं कहाँ से ट्रैक करूँगा, नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि मैं एक काम करता हूँ, वैर न्यू एज बना लूँ, उसमें 26 लिख दूँ, तो ये भी रहेगा और ये भी रहेगा। बट अब देखो मैनेज करना कितना मुश्किल हो गया, ठीक है। एक ही पर्सन की एज को मैनेज करने के लिए दो दो वेरिएबल लग रहे हैं, कल को हर साल उसका एज बदल रहा है, तो कितने सारे वेरिएबल्स की आवश्यकता पड़ रही है। तो वहाँ पे फिर वेरिएबल्स को मैनेज करना पड़ जाएगा आपको। स्टेट क्या होता है, स्टेट का क्या मतलब होता है कि जैसे मैं बोलता हूँ कि आपका स्टेट क्या, करंट स्टेट क्या है, मेंटल स्टेट बताओ। तो आज अच्छा नहीं फील कर रहा, पर कल अच्छा फील करोगे, फिर परसों हो सकता है बहुत अच्छा फील करोगे, उसके नेक्स्ट डे बेस्ट फील करोगे, फिर किसी दिन उतार चढ़ाव आएंगे। तो स्टेट क्या है कि स्टेट एक कंडीशन, मतलब एक ही पर्सन की बात की जा रही है, ठीक है। टाइम टू टाइम स्टेट बदलता रहेगा, ठीक है। तो टाइम टू टाइम बदलता रहेगा, तो इसका क्या मतलब कि इसमें पिछला रिकॉर्ड भी रहेगा, नया रिकॉर्ड भी रहेगा, ओल्ड भी होगा, न्यू भी होगा, राइट। बस आपको उसका स्टेट, उसकी स्टेट की पूरी हिस्ट्री जान लेनी है। समझ रहे हो मेरी बात। तो ये जो चीज हुई ना, ये भी अपने आप में एक डेटा कंटेनर है, ठीक है। बट एक ऐसा डेटा कंटेनर है जिसके अंदर आपके पास पुरानी वैल्यूज भी होती है, नई वैल्यूज भी होती है, ठीक। अब सवाल आता है कि यार नई वैल्यूज कैसे आएंगी, मतलब थोड़ा सा विजुअलाइज कराओ। तो देखो स्टेट जब क्रिएट होता है तो क्रिएट ही ऐसे होता है कि मान लो यहाँ पे क्रिएशन ऑफ स्टेट, ठीक है, या स्टेट वेरिएबल क्या कहते हैं, ज़्यादा क्लियरिटी हुई कि स्टेट भी अपने आप में वेरिएबल है। कैसे होता है कि हम यहाँ पे इसको एरे के थ्रू क्रिएट करते हैं। ध्यान से देखो कैसे, कि रिएक्ट के अंदर एक हुक होता है जिसका नाम होता है यूज स्टेट। यूज स्टेट, रिएक्ट कहता है कि देख भाई तू यूज स्टेट का इस्तेमाल कर ले अपने स्टेट्स को बनाने के लिए। जैसे हम यहाँ पे कॉन्स्ट, लेट, वेर का इस्तेमाल करते हैं वेरिएबल को बनाने के लिए, वैसे रिएक्ट कहता है यूज स्टेट का इस्तेमाल कर। अब सिंपल भाषा में बात करता हूँ कि मान लो मैंने लिखा कॉन्स्ट, ठीक है, कॉन्स्टेंट है, ठीक है। मैंने वेरिएबल का नाम दिया, जैसे नेम था, मैंने यहाँ पे नाम दिया नेम। एक यहाँ पे फंक्शन आएगा जिसका नाम होगा सेट नेम। आप कुछ भी नाम रख सकते हो, नहीं सेट नेम तो ऐसे लिखना है, जो मर्जी वो रख लो, ठीक है, बस इस एरे के अंदर होना चाहिए। इज इक्वल टू यूज स्टेट, आप बस देखो कैसे लिखते हैं, और ये एक फंक्शन है, आपको ऐसे लगा देना, बात खत्म। ये इस यूज स्टेट ने क्या करा, इस यूज स्टेट ने कहा कि ये जो चीज है ना, इसे हम कहते हैं डिस्ट्रक्चरिंग, ठीक है। स्टेट की, यूज स्टेट की प्रॉपर्टी बाहर निकाल ली। यूज स्टेट की दो प्रॉपर्टी थी, एक वो लेता था वेरिएबल, ठीक है, ये अब प्योर वेरिएबल है,
ठीक है, ये लिया वेरिएबल और ये लिया सेटर फंक्शन। ठीक है, ये आपका जो वेरिएबल है ये आपका ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ये आपका एरे भी हो सकता है, ये आपका नॉर्मल सिंपल वेरिएबल भी हो सकता है, तो आपको इस पर ध्यान नहीं देना ज़्यादा। ठीक है, ये आपका वेरिएबल है और ये सेटर फंक्शन है। ठीक है, यही चीज़ों को सेट करेगा, अपडेट पीछे वाला चीज़ें जो हम मैं कह रहा था ना कि स्टेट के अंदर आपको उसकी पूरी हिस्ट्री मिल जाएगी, तो इसका बही खाता यही मैनेज करता है। ऐसे क्यों लिखा, थोड़ा और समझा दूं। देखो क्या हुआ, लेफ्ट टू राइट, आप ध्यान से देखो चीज़ों को, जो भी इधर से सारी चीज़ें इधर वाली चीज़ों को असाइन होगी, इसको नहीं, इस पूरे को असाइन हो गई है, राइट। यूज स्टेट ने अपनी शक्तियां इनको प्रोवाइड कर दी। ठीक है, अब कॉन्स्ट का मतलब तो मैं समझाऊंगा नहीं, कॉन्स्ट लेट वैर क्या होता है तो पता ही है, तो इसको भी भूल जाओ। ठीक है, एक से ज्यादा चीजों को स्टोर करना होता है तो हमको एरे की जरूरत पड़ती है, तो इसको भी भूल जाओ, समझ में आ गया। ठीक है, अब रहा नेम और सेट नेम। ठीक है, नेम क्या है वो भी बता दिया मैंने, वेरिएबल, और सेट नेम क्या है, यहाँ पे सेटर फंक्शन है जो इसकी चीजों को, तो समझ में आ गया लिखा कैसे गया था। यूज स्टेट की एक्चुअल में स्टेट बनाने का तरीका यही है, यूज स्टेट ने अपनी शक्तियां इधर दे दी। ठीक है, इस लेफ्ट हैंड साइड में, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या हुआ कि हमने कहा कि कॉन्स्ट। ठीक है, कॉन्स्ट क्या है यहाँ पे आपको पता है किस तरीके से हम वेरिएबल्स लिखते हैं उसमें, नेम। ठीक है, सेट नेम। यूज स्टेट के पास दो चीजें थी, तो दो चीजों को रखने के लिए एक जगह चाहिए, डेटा कंटेनर चाहिए, तो हमने इसको एरे के अंदर रख दिया। ठीक है, अब इसका इस्तेमाल जब करेंगे तब जाके ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी, पर इतना समझ में आ गया कि जो वेरिएबल होता है, ये वाला वेरिएबल, स्टेट वेरिएबल जो होता है, ये नॉर्मल वेरिएबल से अलग होता है, क्योंकि ये चीज़ों को स्टोर करता है टेम्परेली, पुरानी भी और आने वाली चीज़ों को भी। एनीवेज, तो आते वापस अपने कोड पे आते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि हमने यहाँ पे एक वेरिएबल, दो वेरिएबल, तीन वेरिएबल, चार वेरिएबल, ऐसे चार वेरिएबल बनाए। मेनली वेरिएबल क्या है, नेम है, ईमेल है, मैसेज है, स्टेटस है। ठीक है, अभी पूरा कोड में लाइन टू लाइन करूंगा, डोंट वरी। अभी मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि इसमें इस फॉर्म, क्रिएशन ऑफ फॉर्म के अंदर पूरा जो फॉर्म बनाएंगे इसमें इस्तेमाल होने वाली जो भी टॉपिक्स है पहले वो एक बार मैं बता दूँ। ओके, इस ये सब क्या लिखा हुआ है ये भी मैं समझाऊंगा। चलो यहाँ पे एक और चीज़ बता देते हैं, स्टेट के अंदर यहाँ पे जो भी चीज़ लिखी होती है ना, ठीक है, ये इसको एक्सेस कर रहा होता है। एक बार और समझाता हूँ, जैसे मैंने लिखा कॉन्स्ट। ठीक है, देखो डिफरेंस बताता हूँ। मान लो मैंने लिख दिया कि कॉन्स्ट, नॉर्मल वेरिएबल की बात कर रहा हूँ, नेम इज इक्वल टू अंकित, ये मैं बात कर रहा हूँ नॉर्मल वेरिएबल में। ठीक है, ऐसे होता था तो क्या होता था, नेम नाम के वेरिएबल को अंकित मिल जाता था। ठीक है, ये भी कुछ ऐसा ही है यार। ठीक है, कॉन्स्ट, ठीक है, एरे लगा दिया। ठीक है, क्योंकि अब दो चीजें रखनी है ना मुझे, तो कहीं किसी डेटा कंटेनर में रखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तो एक है तो एक बाय डिफॉल्ट ऐसे नॉर्मली रखा हुआ है, नेम। ठीक है, और यहाँ पे एक है सेट नेम, और अगर आप सेट नेम को याद ना करो, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। ठीक है, अब इज इक्वल टू, देखो ये इज इक्वल टू अपनी जगह है। ठीक है, यहाँ पे क्या किया, यूज स्टेट का इस्तेमाल किया, और इसके अंदर भी मैं ऐसे अंकित लिख सकता हूँ। तो ये अंकित जो है, ठीक है, इस नेम के लिए है। ठीक है, यूज स्टेट क्यों लिखा, क्योंकि नॉर्मल वेरिएबल की वैल्यू को आप डायरेक्टली ऐसे लिख देते हो। ठीक है, स्टेट वेरिएबल की वैल्यू को स्टेट, यूज स्टेट के अंदर लिखा जाता है। ठीक है, जो भी आप इनिशियलाइज करोगे, कल को अंकित से मुझे अपडेट करके दीपक करना है या विशाल करना है। ठीक है, तो ये तब आएगा सेट नेम का रोल। ठीक है, बाकी तो चीजें अपनी जगह दिख रही है। ठीक है, अब मेरे ख्याल से चीजें समझ आ गई। ओके, सो ये क्या था, यहाँ पे चीजें अगर किसी को इनिशियलाइज करनी है, ठीक है, जैसे मान लो पिछले केस में क्या था, मैंने एम्प्टी छोड़ दिया, नेम एम्प्टी है, अनडिफाइंड है, नल है, मतलब है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ठीक है, ओके, बट इस सिनेरियो में क्या है, इस सिनेरियो में एक वेरिएबल, एक वैल्यू तो मैंने दे दी है, कल को अपडेट करना हो तो मैं क्या करूंगा, सेट नेम के अंदर, सेट नेम के अंदर लिख दूंगा विशाल। तो अब नेम के अंदर क्या चला गया, विशाल चला गया। अंकित ओवरराइट हो गया बट डिलीट नहीं हुआ। ठीक है, पिछले केस में तो डिलीट होता था और दूसरा आता था। ठीक है, तो ये भी मेरे को मिल सकता है। ठीक है, प्रीवियस प्रीवियस स्टेट के थ्रू मिल जाएगा। खैर वो आते हैं अपने टॉपिक पे। सो सो आई गेस ये वाली चीज़ें क्लियर हो गई होगी। ठीक है, इसके अंदर एक ईमेल नाम का वेरिएबल है, यूजर का ईमेल स्टोर कराना चाहते हैं, तो स्टार्टिंग में उसने अपना ईमेल कुछ नहीं भरा, एम्प्टी भरा है। ठीक है, कल को कुछ कुछ भी अपडेट करेगा, अब कुछ भी अपडेट होगा तो इसके थ्रू होगा। ठीक है, वो भी समझा देंगे, कोई मैसेज। ठीक है, तो सारी चीज़ें आई विल टेल यू। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्टेटस, ठीक है, एक्टिव है, इनएक्टिव जो भी, तो मैंने प्रॉपरली डिफाइन कर दी कि नल है, तो अभी स्टेटस क्या है उसका, नल।
ठीक है, कल को कुछ सेट करना हो, ठीक है, एक्टिव इनएक्टिव जो भी मर्जी है, ठीक है, वो सेट हो जाएगा। तो एक तो ये इसकी ज़रूरत थी, एक ज़रूरत थी हमें किसी इवेंट समझने की, एक स्टेट समझने की, तो 2 पार्ट हमने समझ लिया। एपीआई कैसे काम करते हैं आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना उस चीज़ पे, ठीक है? तो अभी का वो हमारा पार्ट नहीं है, वो चीज़ आपको समझ भी नहीं आएगी, ठीक? मेनली हम फॉर्म का क्रिएशन करेंगे। तो आते हैं अपने कोड सैंडबॉक्स में, ठीक है? अब देखो कोड सैंडबॉक्स के अंदर पूरा स्ट्रक्चर आपको पता ही है, यहाँ पे आपको आउटपुट दिखता है, ठीक है? हमारे पास एक फाइल होती है app.js जो कि index.js में जाके चिपकी होती है, इंडेक्स लोड होता है तो ये सब चलता है, इंडेक्स के अंदर ऐप फाइल है वो रेंडर हुआ, अब ऐप के अंदर जाओगे तो ये जो भी चीज़ लिखा होगा यहाँ पे दिख जाएगी, तो मैं कर देता हूँ डिलीट, ठीक है? ये क्या है? ये कंपोनेंट है, ठीक है? यहाँ से मैं उठाता हूँ इसको एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट को, यहाँ से करता हूँ कट, ठीक है, वापस आ गया। देखो नॉर्मल जो हम फंक्शन लिखते हैं, अगर मैं एरो फंक्शन की बात ना करूँ नॉर्मल फंक्शन, तो जो कंपोनेंट होता है फंक्शन होता है एक ही चीज़ है, मैंने समझा रखा है, ये हाई ऑर्डर फंक्शन है। तो इन चीज़ों पे आपको ध्यान नहीं देना, आपको बस देखना है इनके रिटर्न के अंदर कुछ लिखना है। तो हम रिटर्न के अंदर काम करना शुरू करेंगे। इसको कर दिया डिलीट, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या बनाने वाले हैं? सबसे पहले हम बनाएंगे अपना एक फॉर्म, ठीक है। तो नॉर्मल आओ अपने कोड पे, ठीक है। ये है हमारा फॉर्म है, क्रिएटेड फॉर्म है। इसको यूज़ करता हूँ मैं, एक एक चीज़ एक्सप्लेन करूँगा जस्ट टू सेव टाइम, ठीक है। ये हमारा फॉर्म है, अभी इसमें बहुत सारे एरर्स दिखाएंगे क्योंकि उसको ये सेट मैसेज ये सारे स्टेट्स नहीं मिल रहे हैं, तो वी विल क्रिएट, मैं इसको कर देता हूँ कमेंट, ठीक है। ओके, तो अब सोचना है हमको एज ए यूजर, सोचना है कि यार यहाँ पे हम क्या क्या दिखाएंगे। तो यहाँ पे यूजर से हम ना बहुत सारी चीज़ें लेने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे उसका नेम चाहिए हमको, ठीक है, उसका ईमेल चाहिए, ठीक है। तो जो भी चीज़ तो रिक्वायरमेंट पहले गैदर कर लो। तो यार यहाँ पे मैं कर रहा हूँ उसको क्लीन, रिक्वायरमेंट गैदर कर लेता हूँ कि मेरा फॉर्म कैसे दिखेगा, पहले दिमाग में सोचते हैं। तो फॉर्म कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। इसको थोड़ा सही से बनाते हैं, स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, यस सही है, ठीक है। तो फॉर्म कुछ ऐसा दिखेगा कि भाई सबसे पहले तो रिक्वायरमेंट की आवश्यकता पड़ेगी, तो क्लियर करना इंपॉर्टेंट है, और बना लेते हैं। एक में ईमेल होगा, एक में नेम होगा, ठीक है, पासवर्ड वासवर्ड, ठीक है। तो हमारे पास जितने भी स्टेट्स है ना उसके अकॉर्डिंगली हम वहाँ पे, हाँ ठीक है, मैसेज और स्टेटस 4 चीज़ें। मान लेते हैं यार यहाँ पे होगा नेम फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आपका नेम हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे आपका ईमेल हो सकता है, यहाँ पे आपका मैसेज हो सकता है, यहाँ पे आपका स्टेटस हो सकता है, यहाँ पे आपका सबमिट हो सकता है। तो हमको पहले दिमाग लगा सोचना है, तो हमने 5 चीज़ें बनाई। तो 1 2 3 4 पाँचों के हमारे पास वेरिएबल एग्जिस्ट करनी चाहिए। सबमिट कुछ स्टोर नहीं कर रहा, सबमिट बस इन चारों वैल्यू को, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वैल्यू बस अपने अंदर समा रहा है। तो इनकी जो वैल्यू होगी बस इसको क्लब करके सबमिट को दे देंगे, राइट। इसलिए सबमिट के लिए हमको कुछ यहाँ पे बनाने की नीड नहीं। ओके, सो लेट्स थिंक, तो चलते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास ये 4 चीज़ें थी, ठीक है। ओके, इवेंट मैं समझा चुका हूँ कि इवेंट क्या होता है। तो अब देखो कहाँ गया। अब यूजर जब भी इस पर क्लिक करेगा तो यूजर के लिए वो इवेंट है, तो वैल्यू कहाँ से वो गैदर करेगा, इवेंट के द्वारा, ठीक है। और वो गैदर होके हमने कंटेनर बना रखा है कि हाँ नेम के अंदर स्टोर हो जाओ, ठीक। तो आते हैं कोड पे। तो यार ये चारों स्टेट्स हैं, इन चारों स्टेट्स को मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी, ठीक है। अब देखो जो भी काम करने वाली चीज़ें है ना वो हम लिखते हैं इस रिटर्न से पहले। रिटर्न में सिर्फ हम रिटर्न कराएंगे वो चीज़ें जो हमको स्क्रीन पे चाहिए, हमको स्क्रीन पे वेरिएबल्स नहीं चाहिए, हमको स्क्रीन पे जो चाहिए वो हम रिटर्न कराएंगे। अब यहाँ पे बोल रहा है यूज स्टेट डिफाइन नहीं है, ठीक है, हमने इस्तेमाल ही नहीं किया यूज स्टेट, मतलब इम्पोर्ट नहीं किया। तो इम्पोर्ट यूज स्टेट, ठीक है, कहाँ से, ठीक है। तो रिएक्ट से हमने कर लिया है, ऊपर आ चुका है वो। ओके, सो ये लाइन आ चुकी है, एरर गायब। ओके, अब देखो ये बोल रहा है कि आपने डिफाइन तो किया है, डिक्लेयर तो कर दिया, बट आपने कभी इसका इस्तेमाल नहीं किया, तो करेंगे हम आगे इस्तेमाल, फाइन।
तो ये चारों हमने यहाँ पे क्या बना लिए, वेरिएबल बना लिए, सिंपल वेरिएबल आप बोल सकते हो, हालांकि स्टेट बोलना प्रॉपर रहेगा। ठीक है, अब आते हैं कोड के अगले हिस्से में। ठीक, आप इन चीज़ों को भूल जाओ, इन चीज़ों को सबको भूल जाओ, सीधे सीधे रिटर्न में आते हैं। तो रिटर्न में क्या किया, ये सब है अब HTML, मुझे यही समझाना है आपको। ठीक, तो ये सब है HTML। तो कोड में आते हैं, देखो जो भी एरर वाला पार्ट है, जो फंक्शन डिफाइन नहीं है, उसको कमेंट कर देते हैं, फाइन। तो यहाँ पे आपको चीज़ें दिख गई। ठीक है, स्क्रीन पे हमको यही चाहिए था। अब यार भैया ये ऐसे कैसे दिख रहा है, तो डिव विव लगा के, वो CSS का पार्ट है, हमको उस पर नहीं जाना। ठीक है, ओके। सो बेसिकली हमने क्या क्या लिया है, यूजर से नेम लिया है, ठीक है, ईमेल लिया है, मैसेज लिया है, ठीक है, और उसके बाद हम उसको सेंड कर रहे हैं, बस। तो हमारे पास तीन चीज़ें, तीन कंटेनर है और एक चौथा हम सेंड कर रहे हैं। ओके, नाउ व्हाट्स द रोल ऑफ स्टेटस। स्टेटस का इस्तेमाल यहाँ पे कोई कंटेन कराने के लिए नहीं रहे, किसी और पर्पज से इस्तेमाल करेंगे, पता चले, मतलब इसलिए ट्रैक रखने के लिए कि सेंड हुआ है या नहीं हुआ है। सो वी विल ऑल्सो गो थ्रू दैट। ओके, तो यहाँ पे ये चीज़ें जो इंग्रेडिएंट्स था बेसिकली वो समझ आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे समझते हैं काम कैसे कर रहा है। तो फॉर्म एक टैग है, ध्यान से देखो, फॉर्म एक टैग है। ठीक है, तो अब ना इसको मैं करता हूँ पहले वापस से कमेंट, और मैं करके दिखाता हूँ कोड आपको। इसको भी कोलैप्स कर देते हैं, आपको स्क्रीन पे कुछ नहीं दिखेगा, धीरे धीरे आपको स्क्रीन पे आउटपुट दिखेंगे। सो मैं वापस से जाके काम कोड कर रहा हूँ। सबसे पहले लिखेंगे फॉर्म एफ। ठीक है, फॉर्म एक हमारे पास HTML का टैग होता है। ठीक है, लिख दिया फॉर्म, फॉर्म को क्लोज करना है, क्लोज कर दिया। ठीक है, फॉर्म के अंदर बाकी चीज़ें बनाएंगे। ठीक है, तो फॉर्म के अंदर सबसे पहले हम यहाँ पे बनाएंगे एक लेबल। लेबल क्या करता है, जैसे बॉक्स के बगल में लिखा होता है कि नेम है ये हो, तो लेबल लगाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लेबल बनाते हैं। तो हम यहाँ पे बनाएंगे लेबल। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लेबल बना दिया, लेबल को कर दो क्लोज। ठीक है, इसका नाम जो दोगे, जो इसके अंदर लिखोगे एज इट इज आ जाएगा। आप इसको आप H1 से भी कर सकते थे, ऐसा कुछ नहीं कि लेबल लिखना ही इंपॉर्टेंट था। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेम, तो यहाँ पे मैंने नेम लिख दिया। ठीक है, ओके। अब लेबल लिखने के बाद लेबल के जिस जो भी है उसका एक कंटेनर चाहिए, तो ये है इनपुट बॉक्स। यहाँ पे मैंने एक इनपुट लिया। इनपुट वाला जो होता है ना, वो टैग होता है, वो ओपनिंग क्लोजिंग एक में ही होता है। ठीक है, ध्यान रखना, आप अलग से भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप अलग से भी ट्राई कर लो, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। आ गया, वही चीज़ है, सेम चीज़ इनपुट ले रहा है ये यूज़र से। ठीक है, ओके। क्या इतना लिख देने से काम चलेगा, देखते हैं। अब हमको क्या, अभी तो क्या है कि रैंडम कोई भी बटन दबाएगा, ये सब चीज़ें यहाँ पे टाइप हो रही है, पर ये कहाँ स्टोर होगी, ठीक है, वो हमको अपने वेरिएबल में करना है स्टोर। तो अब यहाँ पे विशेषता आती है कि भाई इनपुट के अंदर जो भी ये सारा वेरिएबल आपने लिखा है वो जाए, मतलब जो भी इनपुट हो रहा है आपका, आपके वेरिएबल में हो, तभी तो मजा आएगा ना। तो मैं एक में बना देता हूँ, कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। अब मुझे एक बात बताओ, इन ये एक टैग था, या फिर चलो अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो ऐसे ही कर देते हैं, इजी रहेगा। और भैया जैसे इनपुट में हम लिखते हैं इनपुट टाइप टेक्स्ट हाँ, प्लेस होल्डर, तो वो सारी वही चीजें समझानी है। अब मान, ठीक है, तो इनपुट इज अ वॉइड एलिमेंट टैग। ठीक है, अब एलिमेंट में भी ना एक, जैसे मैंने आपको बताया था एम्प्टी, तो उसी तरह एक वॉइड होता है। एंड मस्ट ईदर हैव अ चिल्ड्रन नॉट यूज ऑफ अ डेट। तो देखो इसके अंदर ना चिल्ड्रंस होंगे। चिल्ड्रंस मतलब क्या होते हैं कि और भी अलग अलग दूसरे टैग्स हो सकते हैं, बट इसके अंदर कोई कंटेंट नहीं आएगा। एनीवेज इस पे नहीं जा रहे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वॉइड। ठीक है, सिंपल सी बात है, इनपुट प्रॉपर्टीज लेगा अलग अलग। ठीक है, कि भाई किस टाइप का, तो सबसे पहले हम इसको टाइप प्रॉपर्टी देंगे। ठीक है, टाइप क्या है, प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो टाइप प्रॉपर्टी देंगे। टाइप प्रॉपर्टीज कभी भी कैसे देते हैं, प्रॉपर्टी देते हैं की वैल्यू के पेयर में। ये हो गया टाइप की, हो गया इसकी वैल्यू क्या है कि भाई ये एक टेक्स्ट है। क्या है ये, टेक्स्ट। ठीक है, तो इसको हमने ये ले लिया। ये पूरी, ये कंप्लीट एक अपने आप में प्रॉपर्टी है। इसमें से टाइप वाला पार्ट की है और ये उसकी वैल्यू है। ओके, स्पेस देके अब आप आईडी देना चाहो तो आईडी दे दो, आईडी कंपलसरी चीज नहीं होती है। ठीक है, बाकी इसके अंदर जो वैल्यू आएगी, ठीक है, इस इनपुट के अंदर जो भी वैल्यू आएगी वो किसी वेरिएबल में स्टोर होगी। ठीक है, तो आपका क्या वेरिएबल है, नेम नाम का वेरिएबल है, तो स्टोर हो जाएगा जो भी आपका वेरिएबल होता है। ठीक है, अगर आपका यहाँ पे यूजर नेम होता, कल को इसका नाम होता यूजर नेम। ठीक है, यहाँ पे भी कर दो सेट यूजर नेम।
यहाँ पे क्या आता है, यूजर नेम, बात खत्म, सिंपल। ठीक है, अब पहले तो सिर्फ टाइप होता है, अब टाइप होगा अभी जब, ठीक है। ओके, एक सेकेंड, अभी हमने ऑन चेंज पे इवेंट नहीं लगाया, ठीक है। अब देखो, अब हम चाहते हैं कि ठीक है, यूजर नेम में हमारी वैल्यू स्टोर होगी, जो भी यूजर यहाँ पे टाइप करेगा, ठीक है, यूजर जो भी यहाँ पे टाइप करेगा वो कहाँ स्टोर होगा, यूजर नेम के अंदर स्टोर होगा। लेकिन यहाँ पे कोई घटना हो रही है, वो कैसे पता चल रहा है हमको, वो भी तो चाहिए ना। तो जब भी इनपुट बॉक्स में कुछ भी बदलाव आएगा, तो वो आएगा ऑन चेंज की वजह से, मतलब इवेंट की वजह से। तो यहाँ पे एक हम फंक्शन बनाते हैं चेंज, ठीक है। ऑन चेंज एक प्रॉपर्टी है, पहली बार ऑन चेंज क्या है, एक प्रॉपर्टी है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, हम एरो फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक। तो प्रॉपर्टी की जो बिहेवियर है, इसको हमने इसमें कैप्चर करना है, ठीक है, इस कर्ली ब्रेसेस में, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, इसके अंदर जो भी होगा वो ऑन चेंज में चला जाएगा। अब क्या होगा, यहाँ पे हम एक एरो फंक्शन बनाएंगे। एरो फंक्शन कैसे बनता है, आ जाते हैं यहाँ पे, एक बार वापस रिकैप कर लेते हैं। देखो, हमारे पास ये हुआ, ये है एरो फंक्शन, ठीक है। इसको अगर कल को आप कहीं पे स्टोर करते थे, जैसे कॉन्स्ट अंकित, ठीक है, तो ये जो भी फंक्शन था ना, ये वाला पार्ट, इसको बस आपने इसको पकड़ा दिया इज इक्वल टू इधर, वरना नॉर्मली आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। ये एरो फंक्शन है, ठीक है, ये फंक्शन का पैरेंथेसिस है, इज इक्वल टू ये एरो, और फिर इसके अंदर फंक्शन की बॉडी है, ठीक। ये लिखने और इस लिखने में क्या फर्क है कि कल को मुझे कॉल करना है तो मैं अंकित के नाम से कॉल करूंगा, ठीक है। बट अगर मुझे पता है कि मेरा फंक्शन अपने आप कॉल हो जाएगा, ठीक है, तो मुझे किसी को देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया एनोनिमस फंक्शन, ठीक है। कल को यार मेरी एक ही प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो मैं ये ब्रैकेट भी यूज नहीं करूंगा, मैं सीधा सीधा जो भी प्रॉपर्टी है, मान लो ये है इवेंट नाम की प्रॉपर्टी है, तो मैं ऐसे लिख दूंगा, ठीक है। ओके, सो ऑन चेंज, जब ऑन जैसे ही कुछ चेंज होगा, ठीक है, तो वो अपने आप फंक्शन कॉल हो जाएगा, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ ई, ठीक है, इसको जूम कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ई, ठीक है, एरो, ठीक है, और एक करली ब्रेसेस और, ठीक है। इस करली ब्रेसेस का मतलब था बस कि जो हम एरो फंक्शन बनाएंगे उसको कंटेन करेगा, वो अपने अंदर स्टोर करेगा। एक्चुअल फंक्शन ये है हमारा, ठीक है। ओके, अब क्या होगा कि अब यहाँ पे लिखेंगे ई डॉट टारगेट इवेंट, पूरा इवेंट भी लिख सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है, शॉर्टकट में ई भी होता है, ठीक है, ये हम नहीं लिखते, पहले से ही रहता है, ठीक है, इवेंट। तो आप ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू के साथ चलो, ठीक है, ई डॉट टारगेट, ठीक, डॉट वैल्यू। अब यार ये भी समझा देता हूँ क्या मतलब है इसका, इवेंट डॉट ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। देखो, इवेंट तो अपने आप में बहुत चीजें होती है ना, स्क्रॉल इवेंट, ड्रैग इवेंट, सब बता दिया। तो इवेंट तो अपने आप में बड़ी चीज है, इवेंट एक ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर होती है टारगेट, उसके अंदर भी होती है वैल्यू, ठीक है, कि यूजर ने जो चीज टारगेट की उसकी जो वैल्यू थी वो मुझे लौटाओ। आप इवेंट से कह रहे हो कि भाई इवेंट अपने अंदर के टारगेट को बोल कि वो वैल्यू को बताए कि जो यूजर वैल्यू टाइप कर रहा है वो आपको चाहिए, और वो फिर कहाँ चला जाएगा, आपके नेम सेट नेम, मतलब नेम या यूजर नेम वाले वेरिएबल में, ठीक है। तो इवेंट, क्योंकि इवेंट प्रॉपर्टी का मल्टीपल काम होता है, तो होगा क्या कि ऑन चेंज, ये ऑन चेंज जो है ये अल्टीमेटली इसको कॉल कर लेगा, ठीक है। ये ई, ठीक है, ये ई जो है ये हमारे पास पैरेंथेसिस है, ठीक है। ये गया, इसने अपने अंदर से टारगेट, टारगेट के अंदर से वैल्यू को बाहर निकाला, ठीक है, और जो सब कुछ होगा फिर कहाँ चला जाएगा, इस वैल्यू के अंदर, ठीक है। और ये वैल्यू किसको दे देगा, यूजर नेम को, ठीक है। समझ आ गई बात है, ठीक है। ओके, तो यहाँ तक कोई इशू नहीं होना चाहिए। चलो इसको करते हैं सेव, फाइन, ओके। ओके, एक और चीज, इसको करो कट यहाँ से। अब देखो, हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जो यूजर नेम है, जो पहले से नल है, कुछ डिफाइन नहीं है, एम्प्टी है, ठीक है, उसमें अपडेट हो, राइट। उसमें अपडेट कौन करता है, ये जाके करता है। तो हम ये वाला जो वो है ना, ठीक है, जो अभी हमने लिखा था, हम देंगे सेट नेम को, सेट यूजर नेम के अंदर, ठीक है, सेट यूजर नेम फंक्शन है, ठीक है, इसको हम ये चीज पास करेंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जैसे ही स्क्रीन पे कुछ चेंज होगा, ठीक है, ये इस पार्ट को समझते हैं। ये इनपुट फील्ड क्या करेगा कि इसको पता है कि ये टेक्स्ट टाइप का है, ठीक है, इसको पता है कि जो भी इसके अंदर वैल्यू आएगी वो यूजर नेम में स्टोर करना है। स्टार्टिंग में उसने क्या स्टोर करा रखा है, देखो यही कारण है, मैं आपको एक रीजन बताता हूँ।
अब यहाँ पे ध्यान से देखना कि अगर मैं इसको वो कर दूं, कमेंट कर दूं, तो इसके अंदर कुछ भी टाइप नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पहले मैंने क्या कर रखा है, पहले मैंने फिक्स कर रखा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, नल होगी। दैट इज वाई ये टाइप नहीं हो रहा। ठीक है, अब इसको टाइप कराना है तो इसको अपडेट करो। ठीक है, इसको अलाउ करो कि भैया अब जो भी नए नए वैल्यूज आएंगे, जो तुम पे टारगेट किया जाएगा, उसके अंदर से जो नई वैल्यू आएगी वो इसमें स्टोर होगा। तो इसमें स्टोर होगा, ये सिर्फ अपने अंदर से, ये सिर्फ वो बिग बिचौली का काम करता है, उठा के वापस यूजर नेम को दे देगा। अब यूजर नेम में जो भी आपने वैल्यू टाइप करी है, तो यहाँ पे जेड टाइप करा तो जेड हो जाएगा, जेड जेड करा तो इसके अंदर जेड जेड चला जाएगा। ठीक है, बातें समझ में आ रही है? ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे कंसोल लगा के भी देख सकते हो। ठीक है, चीजें समझ आ जाएंगी। तो यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली मैं इसको करूंगा कॉपी। ठीक है, इस इनपुट के बाद पूरा लेबल के समेत ये लेबल पूरा किया कॉपी। मैं आगे बढ़ूंगा, यहाँ पे नेम की जगह कर दूंगा मैं ईमेल। यूजर नेम के लिए जो भी मैंने वेरिएबल इस्तेमाल किया, अगर मेरा मान लो कि ईमेल स्मॉल में, तो यहाँ पे स्मॉल में ही लिखना पड़ेगा। यहाँ पे ईमेल स्मॉल में ही है। ठीक है, यहाँ पे कर दूंगा सेट। ठीक है, सेट ईमेल। ठीक है, अब ये वाली ईमेल में चली जाएगी। ठीक है, सबको ये इसका वेरिएबल ईमेल है, इसका वेरिएबल नेम है। ठीक है, बात समझ में आ रही है अच्छे से? ओके, इस तरह मैसेज है, कोई मैसेज कराना चाहते हो, ठीक है, वो वाली चीज़ है। तो यहाँ से मैं सेम चीज़ कॉपी जो है ही मेरा, ठीक है, फॉर्म से जस्ट पहले, फॉर्म पूरा कंटेनर तो हो जाएगा मैसेज के अंदर। अगर आपको मैसेज चाहिए बड़ा, ठीक है, ठीक है, उसका साइज मैसेज बॉक्स की तरह आपको दिखाना है, ठीक है, तो यहाँ पे इनपुट की जगह आप टेक्स्ट एरिया इस्तेमाल कर सकते हो। इनपुट की जगह मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा टेक्स्ट एरिया। ठीक है, जैसे इनपुट एक प्रॉपर्टी होती है, टेक्स्ट एरिया एक प्रॉपर्टी होती है। अब जाहिर सी बात है, अगर मैंने ओपन इससे किया तो मैं क्लोज भी इसी से करूंगा। तो टेक्स्ट एरिया को किया कॉपी, यहाँ किया क्लोज, तो वही बड़ा हो गया। ठीक है, इसकी वजह से हो रहा है, टाइप उसमें टेक्स्ट ही है। सॉरी, वैल्यू में क्या जाएगा यहाँ पे, मैसेज। ठीक है, ये मैसेज कहाँ से उठेगा, सेट मैसेज। ठीक है, तो देख रहे हो रिएक्ट भी आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है, थोड़ा थोड़ा जेएस भी आ रहा है। ठीक है, मेनली प्रोजेक्ट करते करते समझ आता है। ठीक है, हाँ हाँ जी, लेबल में भी चेंज कर लो। लेबल में यहाँ पे नेम है तो मैसेज, या फिर भी कर लो टाइप योर रिव्यू, टाइप योर क्वेरी, ऐसी बनती है ना कोई प्रोजेक्ट। तो हमेशा मतलब अलग तरीके से सोच सकते हैं। ठीक है, स्पेलिंग वगैरह देख लेना। तो ये चीज़ होगी क्लियर। अब सबमिट बटन की बात करते हैं। तो अब बटन, तो अभी तो हमने ढांचा तैयार किया है, ठीक है, तो लेट्स कंस्ट्रक्ट स्ट्रक्चर तैयार किया। तो अब यहाँ पे हमको सबमिट चाहिए। सबमिट के लिए हमको कोई वेरिएबल की जरूरत नहीं है, एक बटन इस्तेमाल करेंगे। अब बटन, ठीक है, बाकी चीज़ें पता ही है। बटन के अंदर मैं लिख दूँ कि सबमिट, तो सबमिट आ जाएगा। ठीक है, नथिंग, इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं। ठीक है, तो यहाँ तक तो आ गया। ठीक है, बटन के अंदर टाइप देना, देखो टाइप दो तो ज़्यादा क्लियर बढ़िया रहता है, नहीं भी दोगे तो काम चल जाएगा आपका। ठीक है, ठीक है, टाइप के अंदर लिख दो सबमिट। सॉरी, इज इक्वल टू नहीं लगाया था, लिख दिया आपने। ठीक है, क्लियर हो गए। तो ये तो हमारा बन गया एक फॉर्म। ठीक है, कि अब पहले स्टैटिक फॉर्म था, ये है डायनामिक फॉर्म। कल को हमको चेंज करना हो तो हम चेंज कर सकते हैं वैल्यूज। ठीक है, मैंने पूरा फ्लो बता दिया, यहाँ पे सब कुछ टाइप हो रहा है। अब सवाल आता है कि जो भी आपने इसके अंदर दो एक्स्ट्रा चीज बताई थी, स्टेटस वाला काम बताया था और ये सबमिट कैसे होगा। ठीक है, तो अब वहां पे आता है एपीआई का रोल। ठीक है, तो यार इसी कोड को हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, कल की क्लास में। बिकॉज आज आपको क्लियर करना है पूरा का पूरा किस तरीके से काम करता है, इवेंट किस तरीके से काम करता है, स्टेट वेरिएबल किस तरीके से, ये लेबल्स काम कर रहे हैं, जो टैग्स वगैरह है, सारी चीजें ये क्लियर करनी है। और ये फॉर्म स्ट्रक्चर वाइज को और भी, मतलब आप इसमें सोचो कि एक यूजर फॉर्म में क्या क्या इनपुट फील्ड्स हो सकती है। आप सिर्फ स्ट्रक्चर तैयार करो, डमी स्ट्रक्चर। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग यू टू क्रिएट अ फॉर्म विच इज विन डायनेमिक एंड वर्किंग फॉर्म, नहीं, आप स्ट्रक्चर तैयार करो, इसमें सीएसएस इंक्लूड करो, ये आपका टास्क है।
कल की क्लास में जब हम मतलब कल की क्लास आज इवनिंग में होगी, उसके अंदर हम आगे कंटिन्यू करेंगे कि एपीआई इंटीग्रेशन कैसे करना है, क्योंकि एपीआई का मैं ब्रीफ समझाऊंगा, एपीआई के डेप्थ में नहीं जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद ये देखेंगे सबमिट बटन कैसे काम करना है, क्योंकि अब हमको सबमिट बटन पे काम करना है, ठीक है। और ये जो एक हमारा ट्विस्ट है, ठीक है, क्लाइमैक्स है कि ये स्टेटस का क्या मतलब है, ठीक है। तो ये चीज़ समझेंगे। आई होप ये इंटरेस्टिंग रहा होगा सेशन, चीज़ें समझ आ रही होंगी, ठीक है। इसको हम एडिट कर लेते हैं, इसका नाम डाल देते हैं यूजर फॉर्म, ठीक है। आज की तारीख क्या है, 10 मई, ये डाल दिया, ठीक है। ये चीज़ सेव हो गई है, ओके। तो कॉपी करके, ठीक है, मैं यहाँ से पूरा कोड ही दे देता हूँ, ऐप वाली कोड देता हूँ, बाकी कोड तो आप कहीं कोई भी अपना क्रिएट करोगे मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है, सफिशिएंट है। तो इसको समझो, इसको करो, इसमें काफ़ी चीज़ें बता दी अभी, एकदम से चीज़ें ओवरफ्लो हो जाएगी, इसको अच्छे से समझना, प्रोजेक्ट वाइज करेंगे, मज़ा भी आएगा। तो 25 तारीख तक हमारा टारगेट रहेगा कि कुछ एक क्रड होता है, क्रड का मतलब होता है क्रिएट, ठीक है, रिड्यूस, अपडेट, ये सारी चीज़ें, रीड, सॉरी, क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट। तो करंट ऐप बनाने की कोशिश करेंगे, चाहे छोटा ही हो, ठीक है। कि कल को अभी यूजर से फॉर्म ले रहे हैं, कल को यूजर का एक फील्ड फॉर्म है, उसमें से कुछ चीज़ें डिलीट करनी है, ठीक है। तो सारी चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कुछ टॉपिक्स अगेन मैं बोल रहा हूँ एडवांस के भी आ सकते हैं, बट मेरे ख्याल से अगर मान लो कि मैं स्टेट वेरिएबल को एडवांस बोलूँ तो इट डजंट सीम्स दैट एडवांस। काम चलाने लायक हमें समझ आ चुका है, ओके। सेंड करते हैं सेशन।